अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इसकी मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय a मल्टीप्लाई बाय r रेज टू पावर n-1। तो बेसिकली आपको यहां पर एक सीक्वेंस की nth टर्म बताई गई है। आप इस सीक्वेंस की nth टर्म को इस सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म पता हो तो आप उस nth टर्म की मदद से उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म अपनी मर्जी की फाइंड आउट कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा होता है nth टर्म के पता होने का। तो आप इसकी nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस को nth टर्म का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का फॉर्मूला ही है जो आपको मदद कर सकता है जिस सीक्वेंस का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट करने में। तो बेसिकली आपको ये nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस यहाँ पे बताई जा रही है a मल्टीप्लाई बाय r, r के ऊपर पावर है n-1। अब आगे हम रीड करें तो आगे लिखा हुआ है फाइंड। आपने फाइंड करके दिखाना है। किस चीज को फाइंड करके दिखाना है? पहले पार्ट में द वैल्यूज ऑफ a एंड r, आपने a और r की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है जो कि इस सीक्वेंस की nth टर्म में आपको मेंशन नजर आ रहे हैं a और r। तो आप देखें सीक्वेंस की nth टर्म में a भी मेंशनड है, r भी मेंशनड है। आपने ये a और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर 3 एंड 48, अगर किसी सीक्वेंस की पहली टर्म 3 है और दूसरी टर्म 48 है, तो बेसिकली वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एक सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म 3 है और उसकी दूसरी टर्म 48 है, और उसी सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला ऊपर आपको बता दिया गया है, वो है a मल्टीप्लाई बाय r रेज टू पावर n-1। तो आपने इस पहली और दूसरी टर्म की मदद से ये जो सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला है, ये जो सीक्वेंस की nth टर्म है, इसमें जो ये a और r आ रहा है, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये पहला पार्ट करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट को रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप याद रखें किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो nth टर्म को हमेशा लिखते हैं tn का मतलब nth टर्म, और आगे इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं और उसके बाद जो nth टर्म होती है उसको मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे nth टर्म जो हमारे पास गिवन है, ये nth टर्म का जो फॉर्मूला गिवन है वो है a मल्टीप्लाई बाय r और उसके ऊपर पावर है n-1। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बेसिकली एक खास सीक्वेंस का है। जब भी कोई फार्मूला इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो बेसिकली ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक तरह का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और इसको आप एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस सीक्वेंस के अंदर टर्म्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज कर रही होती हैं। तो इसको आप एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बेहतर करके लिख दूँ, इसको आप एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा हो जिसमें a आ रहा हो, आगे r मेंशनड हो, r के ऊपर इस तरह n-1 पार हो, तो ये बेसिकली एक फार्मूला होता है जो कि सिर्फ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के लिए यूज होता है। अब ये खास तरह का सीक्वेंस है, इसमें जो ये a होता है इसका मतलब लिया जाता है फर्स्ट टर्म, ये आपकी t1 होती है। इस a का मतलब क्या लिया जाता है? पहली टर्म, यानी जिस सीक्वेंस की ये nth टर्म का फॉर्मूला लिखा होगा उसकी जो पहली टर्म होगी उसको हम a बोल रहे होते हैं, वो यहाँ पर मेंशन होती है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो r आपके पास होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसका नाम होता है कॉमन रेशियो। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हम अगली टर्म को प्रीवियस टर्म के ऊपर डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। इसका नाम होता है कॉमन रेशियो। अब यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस आपको जो समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस होता कैसे है। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक टर्म लिखूँ 3, उसके आगे लिखूँ 6, उसके आगे आप लिखें 12, उसके आगे आप लिखें 24। अब ये देखें, ये एक मैंने आपके पास सीक्वेंस लिखा है। अब आप इसकी पहली टर्म देखें 3 है, 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 6 आता है। 6 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 12 आता है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 24 आता है। तो ये खास सीक्वेंस है जिसमें आपको अगली टर्म कुछ फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से मिल जाती है, और इसी में अगर आप अगली टर्म जैसे 6 है और प्रीवियस टर्म 3 है इसको डिवाइड करें तो आपको यही सेम फैक्टर मिलेगा। तो यह 6 को 3 पे डिवाइड करें क्या मिलेगा? 2। इधर 12 के पीछे 6 लिखा हुआ तो 12 को 6 पे डिवाइड करें क्या मिलेगा? 2। तो इस तरह का सीक्वेंस जिसमें टर्म्स इस तरीके से आप कह लें इंक्रीज कर रही होती हैं, किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके आपको अगली टर्म्स मिल रही होती हैं, इसी का नाम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, या आप इसको एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी समझने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कह लें जो आपके पास टर्म्स हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही होती हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस का ये एक तरह का जनरल फॉर्मूला है जिसको हम पढ़ते हैं a मल्टीप्लाई बाय r रेज टू पावर n-1, और इसमें a हमेशा रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को
और आर रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो को। और कॉमन रेशियो का निकालने का मेथड क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का सीक्वेंस दिखे जिसमें कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करके अगली टर्म बन रही हो, तो आप उस सीक्वेंस की अगली टर्म को जब डिवाइड करेंगे प्रीवियस टर्म पर, तो आपको हमेशा जो वैल्यू मिलेगी उसी का नाम कॉमन रेशियो या आर होगा। जैसे इस सीक्वेंस के लिहाज से कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि हर बार जब भी अगली टर्म को प्रीवियस टर्म पर आप डिवाइड करते हैं तो आपको सेम नंबर 2 मिलता है, यही इसकी कॉमन रेशियो है। तो उम्मीद है अब आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अब जब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गया है तो अब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब आप देखिए, आपको पहली 2 टर्म्स उन्होंने बताई हुई हैं। पहली टर्म कितनी बताई हुई है, वो बताई हुई है 3, तो आप t1 को क्या लिख सकते हैं 3। और जो दूसरी टर्म आपको बताई हुई है वो है t2, वो आपके पास कितनी है 48, ठीक है, ये आपके पास 48। और अब देखिए, आप कॉमन रेशियो खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम आर बोलते हैं। कॉमन रेशियो क्या होगी, मैं यहाँ पर फाइंड आउट करके आपको दिखाता हूँ कि कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ, और इसका मतलब होता है अगली टर्म को डिवाइड कर दो पिछली टर्म पे। जैसे देखिए, t2 अगली टर्म है, t1 उससे पीछे है, तो आप t2 को यानी दूसरी टर्म को अगर पहली टर्म पर डिवाइड कर देंगे तो इस तरह आपको हमेशा r मिल जाया करेगा। तो आप यहाँ पर देखें 48 लिखा हुआ है t2, तो आप ऊपर लिख दें 48 और डिवाइड कर दें t1 से। t1 कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे आप लिख दें 3। अब यहाँ पे 3 1 टाइम्स और 3 16 टाइम्स होता है, तो आपके पास कॉमन रेशियो कितनी आ गई, वो आ गई 16। तो आपने देखें आर की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ गई 16। तो इस तरीके से जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होते हैं या ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस होते हैं, इसमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करी जाती है। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने इससे इसका अंदाज़ा लगाना है कि जब भी कोई a मल्टीप्लाई बाय r रेज़ टू पावर n-1 लिखा आएगा, ये हमेशा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ही फॉर्मूला होता है, और इसके अंदर r का मतलब कॉमन रेशियो ही लिया जाता है। और कॉमन रेशियो निकालने का मेथड आपको बता दिया, अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड कर देते हैं तो आपको r की वैल्यू पता चल जाती है। अब देखें a क्या है, a का मतलब है पहली टर्म, तो पहली टर्म तो आपके पास गिवन ही है, वो कितनी है 3। तो आपके पास जो a होती है उसका मतलब होता है t1 पहली टर्म, और वो आपके पास पहले से गिवन है, वो कितनी है, वो है 3। तो यहाँ पर ये आपके पास t1 भी आपने फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ गई 3। तो मैं यहाँ पे टर्म नंबर 1 जिसका नाम a है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कितनी आ चुकी है, वो है 3। ये हमने a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और r की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो अब हम इस सीक्वेंस को अगर इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो आप देखिए हमारा जनरल टर्म कुछ बन जाएगी इस तरह, tn इज इक्वल टू a हमारे पास कितना है 3, ऊपर देखें a की जगह पे हम लिखने लगे हैं 3, उसके आगे r को हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में ये लिखेंगे r की वैल्यू 16, और उसके ऊपर जो पावर है वो कितनी है, वो है n-1, तो वो हम वैसे की वैसे लिख देंगे। तो ये जिस सीक्वेंस की पहली 2 टर्म्स थी, यानी पहली टर्म इस सीक्वेंस की आप कह लें 3 थी, दूसरी टर्म 48 थी, तो उस सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tn इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट्स में 16, इसके ऊपर n-1। तो पहला पार्ट तो हमारा वैसे ही हो गया, आर की वैल्यू और ए की वैल्यू निकालनी थी, वो तो निकाल ली, और मैंने आपको इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करके भी दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि जिस सीक्वेंस की ये टर्म्स थी उसकी nth टर्म किस फॉर्म की दिखेगी, वो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट फिनिश हो गया। अब आप सेकेंड पार्ट को देखिए। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि आप इसकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो है फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आइए अब इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है सेकेंड पार्ट में। तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिखेंगे, हमने t3 फाइंड आउट करके दिखाना है यानी थर्ड टर्म, t4 फाइंड आउट करके दिखाना है यानी फोर्थ टर्म, और t5 फाइंड आउट करके दिखाना है यानी फिफ्थ टर्म। अब देखिए, कोई भी टर्म अगर आपने फाइंड आउट करनी हो किसी भी सीक्वेंस की, तो उसके nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। तो हमारे पास इस सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला ये गिवन है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला था वो जनरल फॉर्मूला था, उसमें a और r की वैल्यू जब पुट कर दिए, तो अब प्रॉपर nth टर्म का फॉर्मूला ये वाला कहलाएगा। तो आपने जस्ट ये जो यहाँ पे 3, 4, 5 लिखा हुआ है t के नीचे, ये n की जगह की वैल्यूज होती हैं। यानी अगर आपने n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो t3 पता चलेगा, n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो t4 पता चलेगा, और n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो t5 पता चलेगा। तो इसीलिए हम यही करने लगे, पहले हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करने लगे। तो मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगा, मैं लिखूंगा 3, ताकि t के नीचे क्या आ जाए, n की जगह पे 3। तो देखिए ये हो गया t3 इक्वल्स टू, आगे 3, आगे हमारे पास ब्रैकेट्स हैं उसमें 16 है, और उसके ऊपर n-1 है, n की जगह पे भी क्या आ जाएगा 3 और आगे -1। अब इसको बस आपने सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा t3 इज इक्वल टू 3 और 16 वैसे का वैसे ही, 3 - 1 कितना होता है, वो होता है 2। तो ये हो गया 16 का स्क्वायर। अब जस्ट आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, वैसे भी मैनुअल कैलकुलेशन हो सकती है। पहले 16 का स्क्वायर लें, जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो 3 × 16, उसके ऊपर पार
जो है 2, तो ये कितना आ गया 768। तो आपकी थर्ड टर्म आपके पास आ गई, वो आ गई 768। अब इस तरह फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, किस में, वो जो ऊपर जनरल टर्म का फॉर्मूला था ये वाला। तो आप n की जगह पे 4 पुट करें तो ये हो जाएगा T4, 3 तो वैसे का वैसे ही, आगे ब्रैकेट्स में 16 वैसे का वैसे ही, और ये जो ऊपर n-1 लिखा हुआ था n की जगह पे क्योंकि आपने 4 पुट करना है तो ये हो जाएगा 4-1, तो ये हो जाएगा T4 इज इक्वल टू 3, और 4-1 कितना होता है, वो होता है 3। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर में, तो जस्ट सारा कुछ वैसे ही रहेगा, बस पार क्या हो गई है, पार 3 हो गई है। तो देखिए मैंने पार चेंज कर ली 3, इक्वल टू प्रेस करें तो 12288 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 12288, तो 12288, तो ये हमारे पास इसकी फोर्थ टर्म आ गई। ठीक है, अब आप फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की जगह पे 5 पुट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T5, फॉर्मूला वही है जो ऊपर आपने फाइंड आउट किया हुआ है, nth टर्म का 3 और 16 तो वैसे ही आएंगे, ऊपर n-1 है तो 3 वैसे ही, 16 वैसे ही, n-1 का मतलब है 5-1, n की जगह पे 5, आगे -1 वैसे का वैसे ही, तो ये हो जाएगा T5 इज इक्वल टू 3, आगे 16, 5-1 कितना होता है, वो होता है 4। तो ये भी हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं जल्दी से, जस्ट ऊपर पार चेंज करनी है, 3 की जगह पे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 196608, 196608। तो मैं एक बार दोबारा से चेक कर लूँ, 196608, बिल्कुल यही है हमारे पास। तो ये हमारी हो गई फिफ्थ टर्म। तो हमने थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर ली, ये हमारे सेकंड पार्ट में हमने करके दिखाना था, और पहले पार्ट में हमने ए और आर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो याद रहे ये जो सीक्वेंस का फार्मूला आपको यहाँ पर गिवन था, ये जनरल फार्मूला गिवन था, जिसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, या कभी कभार आसानी के लिए एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस भी बोल लेते हैं। तो इस सीक्वेंस के अंदर हर टर्म को किसी खास नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाकर अगली टर्म बनाई जाती है, और इसमें कॉमन रेशियो निकालने का तरीका ये होता है कि आप अगली टर्म को प्रीवियस पे डिवाइड करवा दें। तो जैसे 6 यहाँ पे सेकंड टर्म थी, 3 फर्स्ट टर्म थी, तो 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा कॉमन रेशियो मिलेगी, जिसको हम आर बोलते हैं। आर की वैल्यू इस तरह पता चल जाया करेगी, ए मैंने आपको बता दिया, ए का मतलब होता है पहली टर्म, तो आपकी सीक्वेंस की जो भी पहली टर्म होगी वही ए की वैल्यू हुआ करेगी, तो वो यहाँ पर उन्होंने खुद ही दी हुई थी 3, तो ए का आंसर कितना आ गया 3। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।